स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब आपने अपनी शिक्षा की शुरुआत की होगी तो अपनी किताबों में मदर टेरेसा के बारे में जरूर पढ़ा होगा और एक शानदार छवि आपके दिमाग में छप गई होगी। लेकिन मदर टेरेसा को लेकर आज तमाम बातें हो रही हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम किताबें लिखी गई हैं। उन किताबों के आधार पर, तमाम दावों के आधार पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मदर टेरेसा क्या वाकई में एक संत थी या फिर कोई बड़ी साजिश करता। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे ही चर्चा करेंगे और तमाम दावों और आधार के दम पर यहां पर हम बात करेंगे। पंकज जी, वही सवाल मेरा, संत या साजिश करता मदर टेरेसा? चलिए, आपके सवाल के बदले मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे रोहित जी। मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल, नॉर्थ मैकेडोनिया में। नॉर्थ मैकेडोनिया। हाँ, एक अल्बानियन फैमिली में नॉर्थ मैकेडोनिया में जन्म हुआ था उस वक्त 1910 में। नॉर्थ मैकेडोनिया में गरीबी नहीं थी क्या? वहां काहे नहीं सेवा कर ली? सेवा करने के लिए हजारों मील दूर कलकत्ता आती हैं, जो कलकत्ता उस वक्त ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड शहर था। अगर आपको गरीबों की सेवा करनी होगी तो आप देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में जाइएगा या जहां गरीब ज्यादा मिलेंगे वहां जाइएगा? आप बताइए। कलकत्ता जहां पर गरीब ज्यादा मिलेंगे, जिनकी सेवा करनी वहीं तो जाएगा आदमी। नहीं तो ये जहां सबसे ज्यादा पैसा है वहां आई। उस वक्त कलकत्ता में सबसे ज्यादा पैसा था। ठीक है, सवाल नंबर 1। ठीक। सवाल नंबर 2, मदर टेरेसा फेमस क्यों है? मतलब क्या किया था इन्होंने? बच्चों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। नहीं, क्या किया? इनका सबसे पहला जो था वो कुष्ठ रोगियों की सेवा। उस वक्त क्या था कि कुष्ठ रोग को थोड़ा छुआछूत का रोग मानते थे और उस वजह से कोई टच नहीं करता था, तो मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। ठीक है। पता है आपको, भारत में एक बाबा आमटे हुए, नाम नहीं सुने होगा किसी ने? नहीं सुना है। सुना है नाम। अच्छा, बाबा आमटे ने क्या किया था? कुष्ठ रोगियों की सेवा। और मदर टेरेसा से ज्यादा बाबा आमटे को कोई पुरस्कार नहीं मिला। क्यों भाई? दिक्कत क्या थी? संत, अगर ये संत हैं तो वो भी महात्मा थे। नहीं समझे अभी? अब मैं और आसानी से समझाता हूं। नहीं, दर्शक अब यहां पर ये तो पहुंच गए होंगे कि क्या बहुत प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाया गया मदर टेरेसा को? नहीं, अब मैं जो भी बोलूंगा मदर टेरेसा ने जो बोला है वही बोलूंगा। ठीक है। उन्हीं का बयान में से बोलता हूं। चलिए, 1952 देश आजाद होता है और मदर टेरेसा कैलिफोर्निया में एक भाषण दे रही और उन्होंने उस भाषण में क्या कहा? हम उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम वह आशीर्वाद चाहते हो जिससे तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए और तुम्हें भगवान मिल जाए? आज तक किसी ने ही मना नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने 29,000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया। यह बाकायदा मदर टेरेसा का बयान है। 1952 में 29,000 लोगों का ईसाई बनाया वो। हाँ, और गर्व से कहती थी, वो इसमें गिल्ट फील नहीं है। ये ऐसा नहीं चोरी चोरी चुपके चुपके वाला मामला नहीं था। अब उन्होंने ये कहा कि कैसे बनाती हैं। जो रोगी मरने वाला होता है ना, उसको बैप्टिज्म बोलते हैं, उसको क्रिश्चियन बनाने का। वो बैप्टिज्म स्वीकार करता है और ये कहती थी, ये दर्द ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे पुराने पापों का दर्द है, अब तुम ईश्वर की शरण में आ गए हो, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और उन्हें मरने के लिए छोड़ देती। अब बोले कि इतना आदमी को मार के उन्हें क्या फायदा, और सारे मरने वाले लोगों को, बर बीमार जितना था उनको मार के ये करती क्या थी? रोहित, एक किताब है, क्रिस्टोफर हिटवेंस की किताब है, मिशनरी पोजीशन मदर टेरेसा। उन्होंने उस किताब में मदर टेरेसा को घावल ऑफ कोलकाता कहा है, यानी कोलकाता की नर पिशाच। ये उस लेखक ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। और वो लेखक, पता है, वो बड़े फैक्ट्स के साथ बहुत सारी बातों का उन्होंने खुलासा किया है। मैं अभी भी ये कहता हूं कि लोग उस किताब को पढ़ें, मिशनरी पोजीशन मदर टेरेसा, और लेखक हैं क्रिस्टोफर हिटवेंस। उस किताब में उन्होंने क्या बताया पता है? कि मदर टेरेसा का जो मानव सेवा था ना, दरअसल वो दुनिया को दिखाने के लिए था। जी। उस मानव सेवा की आड़ में
कुछ बहुत खतरनाक और बहुत भयावह चल रहा था, और इसलिए उन्होंने नर पिशाच कहा है। ये पिशाचनी थी, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है, वो भी अंग्रेजी थे। अच्छा, एक मैं पूछता हूं आपको, क्या आपको पता है कि 1980s तक कोलकाता लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन था, मानव कंकाल का सबसे बड़ा सप्लायर था वर्ल्ड में। ये कैसे? 1980 तक ये कलकत्ता से मानव कंकाल ट्रेनों में भरकर, पानी के जहाजों में भरकर ये यूरोप, अमेरिका वगैरह सारे देशों में जाते थे। इन पे रिसर्च होता था। इन्हीं कंकालों की हड्डियों का चूर्ण बना के दवाएं बनाई जाती थी और कई तरह से इनका इस्तेमाल होता था। लोग तो ये कहते हैं कि शुगर फैक्ट्रीज में वो जो हड्डी के बीच से वो घोल जो है ना शुगर कैन का, वो पार कराया जाता, जिससे शक्कर तैयार होता था। ये पता है हर साल कितने नरकंकाल भेजे जाते थे? तो मैं आ रहा हूं उस जगह पे, टोकिएगा नहीं। 66,000 हर साल 1980 तक। 1981 में बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी डेड बॉडी और कंकाल से भरी हुई एक ट्रेन पकड़ी गई। 1500 कंकाल थे उसमें। ये उस वक्त अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह कहीं है तो ये पढ़ लीजिए जी। कलकत्ता से चला था और ये यूरोप जा रहा था और वो पकड़ा गया था, सीज किया गया था उसे। उसके बाद ये बंद हुआ। पता है मानव कंकालों की सबसे बड़ी सप्लायर कौन सी संस्था थी? मदर टेरेसा कहां है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उस वक्त सबसे बड़ी सप्लायर डेड बॉडीज और ये ह्यूमन स्केलेटन का कौन सी संस्था थी? कौन सी संस्था? का नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अब बोले क्या पुरानी बात लेकर बैठ गया? मैं ताजा बात आपको बताता हूं, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने वाली बात जी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रांची में एक दफ्तर है। उस रांची के दफ्तर पे, मतलब दफ्तर उनका नहीं होता, वो चैरिटी होम्स होते हैं। वहां क्या आरोप लगा पता है? बच्चियों के सौदा करने का। आदिवासी इलाकों से आदिवासी बच्चियों को पकड़कर लाती थी और उन्हें दूसरे देशों में मुंहमांगी कीमत पे बेचती थी। इसमें ऑर्गन सप्लाई भी था, किस बच्ची का किडनी निकाल के बेच देना है, किसके दिल की धड़कन निकाल के बेच देना है, किसको नौकर बनाने के लिए भेजना है। आप मिशनरीज ऑफ चैरिटी, निर्मल हृदय संस्था का नाम था हिंदी में, और रांची टाइप कर लीजिए, गूगल में मिल जाएगा। ये ताजा है, अब अभी भी नहीं समझ में आया? बिल्कुल। हमें और कुछ बात बताऊं? पंकज जी ठीक है, ये बात समझ में आ गई जी। और कहीं ऐसे दावे हैं बात समझनी नहीं है कि वो साजिश करता थी, समझनी नहीं है। जैसे क्या है ना कि ज्यादा, देखिए क्या है ना कि ज्यादा सच्चाई बताएगा तो लोगों को पचता नहीं है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते, नहीं रहने दीजिए, अब इतना नहीं सुन सकते, फालतू का विवाद हो जाएगा, मेरे सर पे आ जाएगा। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है ना, और दावे ट्रूथ तो बताना पड़ेगा ना को लेकर इस तरीके के। अब मैं बताता हूं जी। हैती के तानाशाह, बेबी डॉग डुवालिए, इनका पर्सनल रिश्ता था मदर टेरेसा के साथ। वो भी बच्चों के बड़े शौकीन थे। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा किस बात के लिए शौकीन, वो दर्शक समझ लें जी। अल्बानिया का कम्युनिस्ट शासन एनवर होक्सा, इसने क्या किया था कि मदर टेरेसा को आने जाने वगैरह के लिए सारा इंतजाम करता था। ये एक था सबसे बड़ा करप्ट कारोबारी था चार्ल्स किटिंग। मैं जो भी नाम ले रहा हूं ना, चार्ल्स किटिंग, मदर टेरेसा, बस इतना टाइप कर लीजिए गूगल पे, ठीक। या फिर एनवर होक्सा टाइप कीजिए और मदर टेरेसा टाइप कीजिए, और उन सबके साथ तस्वीरें हैं, बकायदा राइटिंग्स है वगैरह सब कुछ। ये जो था, जो भ्रष्ट कारोबारी था, इनको उस वक्त चार्टर प्लेन दिया था जब भारत के लोगों के पास एम्बेसडर ऑफ फिएट घूमने के लिए नहीं था। समझ रहे हैं? अब मैं भारत के लोगों को स्ट्राइक करने वाली बात बताता हूं, मेरा अंतिम हिस्सा है ये जी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। वारेन एंडरसन, हाँ, अच्छे से नाम सुना होगा बिल्कुल। हाँ, वारेन एंडरसन और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का समर्थन करने वाली शख्सियत थी मदर टेरेसा उस वक्त। भोपाल गैस त्रासदी के बाद, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे ऑफिशियली, और लोग वहां के बोलते हैं कि 10,000 से ऊपर थी मरने वालों की संख्या। बाद में बीमार कितने पड़े या पाइल्स कितने, इसका कोई हिसाब किताब नहीं।
उस वारन एंडरसन का समर्थन किया था मदर टेरेसा ने, क्योंकि वो क्रिश्चियन था। समझ गए? बिल्कुल पंकज जी, जो तथ्य आपने बताए उन तथ्यों को सुनने के बाद मैंने एक भी ऐसा तथ्य नहीं बताया है जो ऑलरेडी किताबों में लिखा गया हो, जो ऑलरेडी वर्णित ना हो। मदर टेरेसा, मोहन भागवत ने अभी 2 साल पहले एक बयान दिया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मदर टेरेसा कन्वर्ट करने के लिए यहां आई थी, और कन्वर्ट करने ये सब दिखाना पड़ता है ना, सेवा सत्कार वगैरह, नहीं तो जी, कौन बिल्कुल। कन्वर्ट होगा। बिल्कुल, वो पर्दे के पूरे पीछे बकात कहानी। से मरीजों को इकट्ठा करती थी, ईसाई बनाती थी, मरने के लिए छोड़ देती थी, उनके नर कंकाल को सप्लाई करती थी। ठीक है पंकज जी, तो फिलहाल इन दावों को आधार पर आपको क्या समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।